हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हम 2018 का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आ रखा है और टाइम यहाँ पे क्या है, 3 घंटे का टाइम है। तो इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस किस प्रकार से है। सबसे पहले आपके पास एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं और कुछ वन वर्ड में आते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न आपको जिनका आंसर आपको एक शब्द में लिखना है वो होंगे। उसके बाद आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देन हम यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमारे पास 5 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एमसीक्यू हमारे पास आए हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 नंबर का क्वेश्चन है और क्या है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इनसे हमें पूछा गया है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं, यानी कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड। तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था जब भी यहाँ पे फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्या है फर्टिलाइजेशन? हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के संग्रहित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ही यहाँ पे क्या बनता है, फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होता है। अब अगर यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के यहाँ पे फल विकसित हो रहा है, तो क्या कहा हमने इसे कहा, हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हमने कहा फॉल्स फ्रूट, सेकंड हमने कहा ट्रू फ्रूट, थर्ड हमने कहा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और लास्ट है ड्राई फ्रूट। आंसर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे हमें पता है कि जो फ्रूट बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे डेवलप होते हैं उन्हें हम अनिषेक जनित फल कहते हैं या फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो है थर्ड यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है वो भी 1 नंबर का है और ये भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगी में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये एक सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब जैसे कि यहाँ पे ये सिंड्रोम यानी कि ऐसी बीमारी है कि जिसमें हमें बहुत सारे, सिंड्रोम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सिंड्रोम क्या होता है। हमने एक वर्ड पढ़ा डिजीज, हमने एक वर्ड पढ़ा सिंड्रोम। हमने कहा सिंड्रोम वो परिस्थिति होती है जहाँ पे कि हमें बहुत सारे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कोई बीमारी है और उस बीमारी में हमें अगर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसे हम सिंड्रोम्स कहते हैं। अब यहाँ पे सिंड्रोम की बात हो रही है प्लस क्रोमोसोम की भी बात हो रही है। हमने क्या कहा? हमने कहा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है और क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये। इसका मतलब कि ये जो सिंड्रोम है ये किससे रिलेटेड होगा? हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर होगा ये। हमने यही पढ़ा था, हमने कहा था कि जिन बीमारियों के लिए हमारे जीन उत्तरदायी होते हैं। जीन किस प्रकार से उत्तरदायी होते हैं? जीन में कोई भी चेंजेस हो गए हैं, यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव के कारण अगर कोई बीमारी हो रही है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, यानी कि आनुवांशिक बीमारी होगी। और ये जो बीमारी होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो सबसे पहले मैंने हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो क्या है, जो सिंड्रोम है ये क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। अब ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, इसका मतलब है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम का नंबर है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, घटता या बढ़ता होगा, ये भी हमें पता चल गया है। देखिए, अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई भी आनुवांशिक अगर यहाँ पे रोग है तो उसका क्या रीजन है? हमने कहा कि डीएनए में कोई भी चेंजेस या जीन में कोई भी चेंजेस। अब जीन में किस प्रकार के चेंजेस? हमने कहा जीन के सीक्वेंस में चेंजेस,
जीन के अरेंजमेंट में कोई चेंजेस, जीन के नंबर में कोई चेंजेस। तो ये कौन सा सिंड्रोम है, ये नंबर में है, यानी कि यहाँ पे जो जीन हो गया या क्रोमोसोम हो गया उनके नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, और इस नंबर में चेंजेस के कारण जो सिंड्रोम है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इतनी बात यहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहा है। अभी तक हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है अभी नहीं किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि 48 क्रोमोसोम हो जाते हैं, सेकंड कह रहा है कि 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और ऑप्शन लास्ट कह रहा है कि 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन थर्ड की, हमने बात की अगर ऑप्शन थर्ड की, तो ऑप्शन थर्ड तो क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है क्रोमोसोम की। हमने कहा हमारी बॉडी में जो हमारे हर एक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम के कितने नंबर होते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्रों के हमारे पास कितने नंबर होते हैं, हमने कहा कि 46 गुणसूत्र या 46 क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं, जिसे हम 23 जोड़े कहते हैं। ऑप्शन थर्ड पहले ही यहाँ से हट जाता है, क्योंकि अगर ये सिंड्रोम है तो इसका मतलब कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या सामान्य नहीं होगी, कुछ एबनॉर्मेलिटीज आई होंगी यहाँ पे, तभी यहाँ पे एक सिंड्रोम आया है। आंसर हमारा यहाँ पे आता है सेकंड, यानी कि हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा सेकंड। यहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाता है। कुछ इस प्रकार से हमने देखा था, इस प्रकार से हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा था। अब देखिए कुछ ऐसे भी यहाँ पे स्थिति आती है कि जहाँ पे अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम अतिरिक्त आ गया है, अतिरिक्त क्रोमोसोम आ गया है, इसीलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। अगर एक क्रोमोसोम कम आता तो हम कहते हैं यहाँ पे 45 क्रोमोसोम है, और उस स्थिति को क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको याद करना है, आपको देखना है कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है तो किस प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार का सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का हमने देख लिया क्या क्या स्थिति होती है, ये है एक्सेस, ये तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेकंड होगा। चलिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं। किसके बारे में पूछा गया है, मरुस्थलीय पादपों के बारे में पूछा गया, यानी इन डेजर्ट प्लांट लीव्स आर रिड्यूस्ड टू, यानी जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, जो मरुस्थल में जो प्लांट, जो पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं, यानी कि जो मरुस्थलीय जो जमीन है या फिर जो रीजन है वहाँ पे जो प्लांट पाए जाते हैं उनमें पत्तियां रूपांतरित होती हैं। रूपांतरित का क्या मतलब है कि जो यहाँ पे पत्ती है वो अपना स्वरूप बदल लेंगे। तो किस प्रकार से बदलेंगी, जो पत्तियां होती हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटे यानी कि स्पाइन्स में परिवर्तित हो जाती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि तने में रूपांतरित हो जाती हैं। थर्ड कह रहा है कि फ्रूट में रूपांतरित हो जाती हैं, और लास्ट कह रहा है कि फ्लावर यानी कि फूल में रूपांतरित हो जाती हैं। अब हमें ये बताना है कि किसमें ये जो डेजर्ट प्लांट है वो किस चीज में उनकी पत्तियां रूपांतरित होती हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर को यहाँ पे आपने टिक करना है कि आपको कितना यहाँ पे आता है। साथ ही साथ आपने देखना है कि मरुस्थलीय पादपों के और क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सेम नहीं आता है, क्वेश्चन चेंज होके आता है। आपको जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं इसका मतलब कि आपको वो टॉपिक फिर से पढ़ने हैं। इस प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर इस टॉपिक से इस बार ये क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टाइम कोई और अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, यानी कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटे यानी कि स्पाइन्स में परिवर्तित हो जाती हैं। आपने यहाँ पे कैक्टस का प्लांट देखा होगा, जिसमें आपने क्या देखा, जो हरे रंग का जो रीजन होता है, वो जो हरे रंग का रीजन है, और हरे रंग के रीजन में जो पत्तियां होती हैं, जो कांटे होते हैं, तो वो कांटे क्या होते हैं, वो पत्तियां होती हैं, और जो हरे रंग का जो रीजन होता है वो उसका तना होता है। तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो क्यों कांटों में रूपांतरित हो गई हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके पास नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए कि मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, इसका कारण बताइए, क्या कारण होता है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि मरुस्थल में क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है,
और पानी की कमी को, पौधे में पानी की जो हानि होती है, पौधे की हानि को रोकने के लिए यहाँ पे पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि पत्तियों से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो किस प्रकार से होता है, पत्तियों में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा यानी रंध्र जिसे हम कहते हैं। तो इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, जो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। किसकी फॉर्म में, आपको याद रखना है, गैसेस की फॉर्म में। हमारे पास क्या है, स्टोमेटा है, ये हमारे पास स्टोमेटा है, और ये जो स्टोमेटा हम बना रहे हैं ये है ओपन, यानी कि खुला हुआ है ये स्टोमेटा। अब ये इस यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे पानी है किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया है। ये जो ऊपर वाला रीजन है वो हम पत्ती की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये पत्ती का पूरा रीजन है, ये पूरा पत्ती का रीजन है। और यहाँ जो बाहर, तो यही वाला जो पानी होता है H2O, ये बाहर आ जाता है और किसकी फॉर्म में आता है, ये आता है गैस की फॉर्म में। इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन कह रहे हैं। तो देखिए ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कहाँ पाई जा रही है, पत्ती में पाई जा रही है। अब अगर पत्ती को कांटे में रूपांतरित कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होगी या वाष्पोत्सर्जन का जो रेट होगा वो कम होगा, इसीलिए यहाँ पे मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं। चलिए, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट यहाँ पे। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा यह है, प्रतिजैविक का निर्माण होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हमें बताना है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। देखिए एंटीबायोटिक से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व किए हैं, हर पेपर में एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सबसे पहले आपको ये पता करना है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एंटी प्लस बायोटिक, यानी कि बायोटिक से यहाँ पे मतलब है बैक्टीरिया से, कि जो बैक्टीरिया के खिलाफ हैं या जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि विरोध में, कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ के विरुद्ध होते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं या जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेकेंड जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास वो ये है कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स है वो कौन क्या है, तो वो है पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में है वो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल मिला था, उसमें से एक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और 2 का आपको यहाँ पे नाम याद करना है कि और 2 जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है। तो क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जो एंटीबायोटिक्स का जो निर्माण होता है वो किन किन चीजों से होता है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन हमें कह रहा है वो कह रहा है विटामिन के द्वारा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बनती हैं। सेकंड कह रहा है केमिकल यानी कि रसायनों के द्वारा बनता है। थर्ड कह रहा है कि प्रोटोजोआ के द्वारा बनता है, और लास्ट कह रहा है कि माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है। अब देखिए जब हमने पेनिसिलिन की बात की थी तो हमने कहा था कि एक प्रकार की फंगस थी जिससे कि वहाँ पे पेनिसिलिन का निर्माण हो रहा था। तो इसका मतलब पेनिसिलिन किस में इसका फंगस किस में आएगा, फंगस विटामिन में नहीं आएगा, केमिकल तो नहीं है फंगस, प्रोटोजोआ भी नहीं है। तो हमने क्या कहा, फंगस किस में आएगा, माइक्रोब्स में आएगा, सूक्ष्म जीवों में आएगा। यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा 4, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रतिजैविक हैं उनका जो निर्माण होता है वो माइक्रोब्स के द्वारा होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमसे पूछा गया है किसी एक यौन संचरित रोग का नाम लिखिए, यानी कि नेम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, संचारित रोग क्या होते हैं। हमने कहा रोग 2 प्रकार के होते हैं। अब जब हमने डिजीज के बारे में पढ़ा है तो अलग अलग प्रकार से आपने पढ़ा, आपने देखा कि पहले तो रोग किसके द्वारा हो रहे हैं, किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा हो रहा है या फिर किसी वर्म के द्वारा हो रहा है, यानी किसी कृमि के द्वारा हो रहा है। सेकेंड हमने देखा रोग फैल कैसे रहा है, अलग अलग चीजें देखी हमने कहा। अब क्या होते हैं, जब हमने पढ़ा कि रोग किसके द्वारा हो रहा है तो हमने कहा रोगों का कारक क्या है। क्या होता है, हमने कहा अगर सूक्ष्म जीव कारक है तो सूक्ष्म जीवों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, वायरस होता है, फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं।
अलग अलग क्या होते हैं, कारक होते हैं। ये तो था कि कारक क्या है किसकी, किसी एक डिजीज की। सेकंड हमने कहा कि रोग फैल किसके द्वारा रहा है, यानी कि फैलना यानी कि ट्रांसमिट होना, जिसे हम संचारित रोग कह रहे हैं, यानी कि संचरण किस प्रकार से हो रहा है, फैल किस प्रकार से रहा है। तो इस प्रकार से जो बीमारी है वो दो प्रकार की है, वो बीमारी की जो फैलती है और वो बीमारी जो फैलती नहीं है। फैलने का मतलब है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल हम बार बार लेते हैं कोविड, यानी कि जो कोरोना वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो अब हमारे पास आता है कि जो संचरित रोग हैं वो मतलब रोगों का जो संचरण होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये एक दूसरे में फैलते हैं। हमने कहा वो बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं वो यहाँ पे संचारित होती हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि अभी हमने यहाँ पे कोविड की बात की थी, यानी कि कोरोना वायरस की बात की थी। तो किससे कोरोना किससे हुआ, वायरस से हुआ। और वायरस क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, यानी कि जो बीमारियां सूक्ष्म जीवों के द्वारा होंगी वो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये बीमारियां किस प्रकार से फैलती हैं, यानी कि इनका माध्यम क्या है। जैसे जब हम पढ़ रहे थे परागण के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन आपको याद रखने क्या होता है, पॉलिनेशन परागकण का किसी जो क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे जो परागकण होते हैं परागकण का यहाँ पे जो एंथर होता है, एंथर से स्टिग्मा में पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे पॉलिनेशन कहा। उसी प्रकार से हमने क्या कहा, जो यहाँ पे वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और यहाँ पे हम अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम क्या क्या होंगे, यहाँ पे हमने कहा माध्यम यहाँ पे क्या होता है, वायु हो सकता है यानी कि एयर के द्वारा फैल सकता है। हमने कहा जल हो सकता है, जल के द्वारा फैल सकता है। हमने कहा भोजन हो सकता है, यानी कि भोजन के द्वारा यहाँ पे फैल सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रोग यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे हैं या बीमारियां यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही हैं, इनके माध्यम यहाँ पे क्या है, तो ये माध्यम हो सकते हैं कि बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। अब यहाँ पे आ रहा है कि यौन संचरित रोग, यानी कि वो रोग जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं उसके हमारे पास एग्जाम्पल है। और अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है यहाँ पे एड्स। यहाँ पे हमने कहा एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया है एड्स, यानी कि किसके द्वारा फैल रहा है, वायरस के द्वारा फैल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल क्या आया, हमारे पास एग्जाम्पल आया एड्स। और अगर इसकी वायरस की हम बात करें तो हमने कहा HIV के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमसे कहा गया है द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल का कौन सा नियम है, ये बताइए। यानी कि हमें बताना है विच मेंडल्स लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आया है डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम इसके बारे में जानेंगे क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड की। अगर यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस आए तो पहले एक संकर की बात कर लेते हैं। हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है वो हम एक ही गुणधर्म के आधार पर कर रहे हैं, यानी कि हमने दो प्लांट को क्रॉस कराया है। दो प्लांट को क्रॉस कराने के लिए हमने जो कैरेक्टर लिया है वो एक ही कैरेक्टर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनोहाइब्रिड यानी कि एक संकर क्रॉस की जब हमने बात की थी तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि जो प्लांट की हाइट है, पौधे की जो लंबाई है, वो एक ही गुण हमने वहां पे लिया था। अब ट्रेट हमने अलग अलग लिए थे, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे गुण में और ट्रेट में। कैरेक्टर और ट्रेट क्या है, अलग अलग है। हमने यहाँ पे कैरेक्टर एक ही लिया था, वो था कैपिटल टी। और लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमने कहा स्मॉल टी। और ये हमने क्या कहा, बॉर्न है। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर एक ही लिया था, लंबाई थी। वहीं अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो अब यहाँ पे दो कैरेक्टर को हम लेंगे। जैसे कि हमने क्या लिया था, हमने कहा था जो यहाँ पे सीड है वो येलो है और किस प्रकार का है, राउंड है। तो यहाँ पे हमने कितने कैरेक्टर लिए, दो कैरेक्टर लिए। चलिए, तो ये हमने बात की थी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें हम और जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड।
हमने कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस वो होता है कि जब हम दो प्लांटों को यहाँ पे दो प्लांट की हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो दो प्लांट के जब क्रॉस कराएंगे तो हम यहाँ पे दो कैरेक्टर लेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे तो हमने कहा दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं। हमने कहा बीज कैसा है, येलो है, और कैसा है शेप उसका, राउंड है यानी कि गोल है। इसका क्रॉस अब हमने करा दिया कि बीज कैसा है, यहाँ पे ग्रीन है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और कैसा है शेप इसका, रिंकल्ड है। कितने कैरेक्टर आ गए यहाँ पे, दो कैरेक्टर आ गए हैं। तो दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, बीज का ही है। हम यहाँ पे बीज में ही दो कैरेक्टर देख रहे हैं। हमने कहा बीज कैसा है, पीला है, और कैसा है यहाँ पे, राउंड है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। और हमें पूछा गया है विच मेंडल्स लॉ इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो उसका नाम क्या है। हमने कहा उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने क्या देखा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखा है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो नाम है, उस लॉ का क्या नाम है, हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और अगर हम स्वतंत्र अपव्यूहन की बात करें तो वहां पे किस प्रकार का क्रॉस है, वो है यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ तक की बात हो गई है। अब आता है कि बायो पायरेसी क्या है। अब देखिए आप ये क्वेश्चन देखेंगे, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि बायो पायरेसी क्या है। हमने कहा था कि यहाँ पे जो कोई राष्ट्रीय संपदा है, अगर कोई दूसरी कंट्री का, किसी बाहर की कंट्री की कोई कंपनी या कोई व्यक्ति बिना इजाजत के अपना उस वस्तु पे पेटेंट करा लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायो पायरेसी कहते हैं। अगर डेफिनेशन देखें, हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा राष्ट्र या बिना वहां के लोगों की अनुमति या भुगतान के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, बायो पायरेसी कहलाता है। तो यहाँ तक की बात सिंपल है। आपको ये क्वेश्चन आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बार आ रहा है और क्या है, टफ नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमसे पूछा गया है कि पादप संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, यानी कि राइट 2 एम्स ऑफ प्लांट कंजर्वेशन, यानी कि प्लांट का जो संरक्षण है उसके उद्देश्य लिखिए कि क्यों हमें प्लांट को कंजर्व करना है। अब इसमें आप उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो आप दो नहीं, आप बहुत सारे उद्देश्य को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि उद्देश्य क्या हो जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम उनकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, और इम्पोर्टेंस जब देखेंगे तो तब हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि उद्देश्य खुद ब खुद हमें पता यहाँ पे लग जाएंगे। अगर दो उद्देश्य की बात करेंगे तो हम कहेंगे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंज चल रही है, अगर हम बात करें कि जो वाटर साइकिल की बात करें, जल चक्र की बात करें, कौन उसे रेगुलेट कर रहा है, उसे प्लांट रेगुलेट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे दूसरा उद्देश्य लिखें कि खाद्य, जल और जैव विविधता के संतुलन के लिए। अब हमें प्लांट से क्या मिल रहा है, खाद्य मिल रहा है। हमने कहा प्लांट से हमें भोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, और जो हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, जो भी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो प्लांट से ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्यों हमें प्लांट को कंजर्व करना है, हमने देखा हमें भोजन की आवश्यकता है, इसके लिए हमें उन्हें संरक्षित रखना है। ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमें उन्हें संरक्षित रखना है। बहुत सारी जो मेडिसिन होती है प्लांट से हमें मिलती है, इसलिए हमें उन्हें कंजर्व करके रखना है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे उद्देश्य लिखेंगे। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 2 नंबर का आता है, और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 से 4 लाइन यहाँ पे लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक पुष्पी पादप की काई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, निम्नलिखित में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। यानी देयर आर 24 chromosomes in vegetative cells of a flowering plant. How many chromosomes will be in the फॉलोइंग। हमें सबसे पहले बताया है कि जो कायिक कोशिका में गुणसूत्र हैं वो कितने हैं। हमें कहा गया है कायिक कोशिका में गुणसूत्र है 24, यानी कि वेजिटेटिव सेल में जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। जैसे कि हम अगर
ह्यूमंस की बात करें, हमने कहा नॉर्मली हमारे शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 46 होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई पुष्पी पादप है और तो उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 24 है। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहला आता है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन में होगा यहाँ पे मेल गैमीट प्रेजेंट होगा, और हमने क्या कहा था, गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है वो हाफ आ जाता है, यानी कि आधा आ जाता है। किस प्रकार से आता है, तो हमने कहा अगर हम प्लांट्स की बात करें तब भी यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, अगर हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात करें तब भी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। कितना हाफ होता है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 24 यहाँ पे आए हैं। जैसे हमने कहा अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, और इसमें अगर युग्मक की बात करें, युग्मक यानी कि गैमेट, तो युग्मक में कितने क्रोमोसोम होंगे, हमने कहा 23 क्रोमोसोम होंगे। आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, आप पेयर से कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 46 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, 23 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, यानी कि युग्मक में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधा हो गया है। उसी प्रकार जो पॉलन ग्रेन है, जो परागकण है, उसमें क्या होगा, मेल गैमीट होगा, और गैमीट में यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना होगा, आधा होगा। तो कितने होंगे, यहाँ पे 12 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि हम क्या कहते हैं, एन यहाँ पे लिखते हैं, एन होगा। और अगर यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये तो 2n है, और हाफ को ये भी 2n है, और हाफ को क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे हाफ को लिखते हैं एन। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा अंड कोशिका, यानी कि जो एक्स सेल है, तो एक्स सेल भी सेम होती है। एक्स सेल क्या है, यहाँ पे जो फीमेल गैमीट है। तो सिंपल सी हमने कहा गैमीट का फॉर्मेशन जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा। अब बात आती है एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म में यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पता लगाना है कि n कितना होगा। यहाँ पे हमने कहा था, अब आपको पूरी बात पता होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन की, हमने द्वितीय निषेचन जब कहा था, डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी, जिसमें यहाँ पे ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है गैमेट। ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है मेल गैमेट। पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, यहाँ पे 2n होते हैं, और गैमेट यहाँ पे n होता है। तो टोटल कितना यहाँ पे आया, 3n आया। अब 3n है तो n कितना है, यहाँ पे n इक्वल टू 12। तो 3n का मतलब होता है कि हमें 12 गुणा गया 3, कितने क्रोमोसोम यहाँ पे आए हमारे पास, हमने कहा यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम की संख्या है वो है 3n इक्वल टू 36, यानी n का जो नंबर है, n की जो वैल्यू है वो है 12, और 12 को गुणा करना है हमने 3 से, क्योंकि यहाँ पे कितने यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर था वो क्या था, 3n था। तो भ्रूण कोश में यानी एंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो होगा यहाँ पे 36। और लास्ट आता है हमारे पास जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, हमने कहा जाइगोट, जाइगोट क्या है, हमने कहा ये है मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट में कितने क्रोमोसोम से 20, नहीं ये तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। फीमेल गैमीट में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो n होगा, और n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है। वही मेल गैमीट में कितने होंगे, 12 होंगे। क्रॉस हो गया तो यहाँ पे बना जाइगोट, और जाइगोट में नंबर कितना होगा, अब दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे, 24 आएंगे। कितना हुआ, यहाँ पे 2n हुआ, 2n यानी कि 24 क्रोमोसोम। क्लियर है, यहाँ तक की बात हमने अब देख लिया है कि किसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे लिखना है। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेल गैमेट फ्यूज होके यहाँ पे जाइगोट बना रहे हैं। सिंपली आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये जो इस बॉक्स में आपको दिखाया गया है, सिंपली आपको ये वहां पे अपने आंसर में लिखना है। बाकी की बात ये आपके लिए समझने के लिए है कि किस किस प्रकार से जो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर है वो किस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।